सेंट्रल बैंकिंग का कंसेप्ट क्यों आता है? 1929 में, पहले सुनिए आराम से। 1929 में जब ग्लोबल डिप्रेशन आया था, 1929 की जो मंदी आई थी, तो उस समय एक अर्थशास्त्री दिखेंगे, ही वाज जॉन मेनार्ड कीन्स। कीन्स ने कहा था कि गवर्नमेंट हैज टू वर्क ऑन इट्स फिजिकल पॉलिसीज एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसीज, और सरकार को दोनों चीजों को देखने के लिए मतलब अपनी संस्थाएं और अपनी पॉलिसीज का निर्माण करना पड़ेगा। और मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का काम कौन करेगा? तो सेंट्रल बैंक। मतलब कीन्स ने ही पहली बार कहा था कि हर देश के लिए क्या होना चाहिए? एक सेंट्रल बैंकिंग एजेंसी होनी चाहिए। जो एजेंसी क्या करेगा? तो बेसिकली मतलब कि उस देश का क्या काम करेगा? तो सेंट्रल बैंकिंग के रूप में काम करेगा। ये बैंकर्स टू द गवर्नमेंट के रूप में काम करेगा और सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी को बनाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपने समझा कि वाई सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक क्यों? तो केंद्रीय बैंक का काम क्या होगा कि सरकार के मॉनेटरी पॉलिसी को वो रेगुलेट करेगा, सरकार के बैंकर के रूप में वो काम करेगा। ठीक। अब भारत की जब हम बात करेंगे तो भारत के लिए सेंट्रल बैंक है अपना आरबीआई। अब जब 1930 के दशक में कीन्स ने कहा ऐसा, और दुनिया के दूसरे देश जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, इन लोगों ने अपने लिए सेंट्रल बैंकिंग एजेंसी को बना लिया, तो भारत में 1934 में एक कमिटी बनती है जिसको रॉयल कमीशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, रॉयल कमीशन का नाम दिया जाता है। और वही रॉयल कमीशन ने क्या कहा था? तो 1935 में बेसिकली 1934 का दिसंबर 1935 का शुरुआत होता है, कहा था भारत सरकार को, तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार को, कि भारत के लिए भी एक सेंट्रल बैंकिंग एजेंसी होनी चाहिए। ठीक। तो जो 1935 का हमारा एक्ट आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ही भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक। अब 1947 में जब भारत आजाद होगा, तो आजाद होने के बाद 1949 में 1949 में आरबीआई को भी एज इट इज नेशनलाइज कर दिया जाता है 100% शेयर्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। मतलब आज भी यदि ये पूछा जाए कि भारत सरकार का मूल सरकारी बैंक भारत में कौन सा है, तो दैट इज ओनली एंड ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच हैव 100% शेयर होल्डिंग और स्टेक होल्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 100% आरबीआई के शेयर्स किसके पास हैं? तो भारत सरकार के पास। यहां तक चीजें क्लियर? कई बार मैंने देखा है कि आईबीपीएस वगैरह में ये भी पूछा जाता है कि आरबीआई ने कितने देशों के सेंट्रल बैंकिंग एजेंसी के रूप में काम किया? तो ध्यान रखिएगा, 3 देशों के सेंट्रल बैंकिंग एजेंसी के रूप में आरबीआई ने काम किया, भारत, पाकिस्तान और म्यांमार, बर्मा। ठीक। अब देखिए, जो 1935 में ये आरबीआई बना था, तो इसके पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और अभी तो पता ही होगा शशिकांत मतलब सब कौन है, तो वो सब हम बाद में चलते हैं आगे। अब देखिए, आरबीआई के फंक्शंस या आरबीआई के कार्य कभी कभी बैंक्स वगैरह में या प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, अपने बीपीएससी वगैरह में भी या यूपीएससी वगैरह में भी। पीटी में तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, इससे डैम श्योर है। बीपीएससी वगैरह में पूछ लिया जाता है कि आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है, तो बम्बई है, मुंबई। ध्यान रखिएगा, बाकी इसके जोनल ऑफिसेस हैं, ये सब सारी चीजें हम करेंगे। अब बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, किसी भी देश के लिए जो सेंट्रल बैंकिंग एजेंसी है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे? तो ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनरी बैंक, साधारण बैंक का कार्य क्या होता है कि उसका एक ही मोटो होता है, प्रॉफिट मोटो। मूल रूप से क्या है, साधारण बैंकों का काम क्या है? प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। लेकिन
वहीं पे जब कभी भी सेंट्रल बैंक होगा, a central bank on the other hand is primarily meant to promote the financial and economic stability of the country. इसका क्या काम होगा? फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, किसी भी देश की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को प्रदान करना। क्यों? क्योंकि ये सरकारी बैंक है, सरकार के सारे कार्यों को ये क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। तो यहाँ आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग एजेंसी एज वेल एज अदर बैंकिंग एजेंसीज। अदर बैंकिंग एजेंसीज शुड एक्ट एज एन only motto of profit earning, whereas the central banking agency has meant to promote the financial and economic stability of the country. किसी भी देश की वित्तीय और आर्थिक स्टेबिलिटी को मजबूत करने का काम सेंट्रल बैंकिंग एजेंसी करेगा। इसको डिकॉक नाम के अर्थशास्त्री ने बहुत अच्छा डिफाइन किया है कि इट शुड एक्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। आरबीआई जैसे भारत के लिए है, उसी फेडरल रिजर्व जैसे यूएस के लिए है, उसी तरीके से जो भी संस्थाएं जिस देश की सेंट्रल बैंकिंग एजेंसी होगी ये काम करेगा। क्या? डिकॉक के शब्दों में जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा है कि इसका काम क्या होगा? पब्लिक इंटरेस्ट के रूप में काम करना, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, किसी देश के वेलफेयर के रूप में काम करना, और विदाउट रिगार्ड टू प्रॉफिट एज प्राइमरी कंसिडरेशन, और कभी भी प्रॉफिट को ये प्राइमरी कंसिडरेशन में नहीं लेगा। मूल रूप से प्रॉफिट कमाना इसके प्राइमरी कंसिडरेशन में कभी नहीं होगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा? इट इज अ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। देश में जो मौद्रिक अथॉरिटी होगी, मौद्रिक नीति जो बनाएगा, ये कौन बनाएगा? सेंट्रल बैंकिंग एजेंसी बनाएगा। एंड हैज टू फंक्शन इन मैनर सो एज टू प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। और यह बैंक उसी रूप में कार्य करेगा जिस रूप से किसी भी देश में आर्थिक स्टेबिलिटी आ सके और उस देश का विकास सुनिश्चित हो सके। तो दीज आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग। ठीक, अब हम फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, इस सेंट्रल बैंक के क्या कार्य होंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला कार्य क्या होगा? इट एक्ट्स एज नोट इशूइंग एजेंसी। यह किसी भी देश का करेंसी इशू करने वाला या नोट इशू करने वाला संस्था होगा। ये सब सारे ध्यान रखिएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, दोनों कंसिडरेशन में इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे मान लीजिए रेलवे हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, हर जगह यहाँ से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। और केवल एग्जाम ही नहीं, नॉर्मल लोगों की बैंकिंग की साधारण समझ के लिए भी इन चीजों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इट एक्ट्स एज द बैंकर टू द स्टेट। यह राज्य के लिए भी बैंकर का कार्य करेगा। इट एक्ट्स एज द बैंकर्स बैंक। यह बैंकों के लिए क्या करेगा? बैंक का काम करेगा। ये बैंकर का भी, बैंक का भी बैंक है। ये क्या करेगा? इट कंट्रोल्स क्रेडिट। क्रेडिट को भी ये कंट्रोल करता है। ये क्या करेगा? इट एक्ट्स एज द लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट। जब बैंकों को कोई भी पैसा नहीं देगा तो किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास जाएंगे। लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट का कार्य करेगा। और इट मैनेजेज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट, पैसे का जो एक्सचेंज रेट है दुनिया के दूसरे देश के करेंसीज के साथ जो हमारे हाँ, उसको ये काम करेगी, उसको मैनेज करने का कार्य करेगी। पहला है नोट इशूइंग एजेंसी। सर ये एक बार समझाइएगा ना। इट एक्ट्स एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। अभी आ रहे हैं, इस पॉइंट पे आ रहे हैं। जब मान लीजिए सीआरआर रखते हैं ना बैंकों के पास, मतलब इसके पास आरबीआई के पास, तो उसी के रूप में तो रखा जाता है, कस्टोडियन के रूप में ही तो रखा जाता है। क्योंकि जब मान लीजिए कि कोई नहीं देगा तो आप आरबीआई के पास जाएंगे, आरबीआई आपकी मदद करेगी। कस्टोडियन रखवाता है, रिजर्व्स रखवाता है, गाइडलाइंस करता है।
कमर्शियल बैंक के लिए कहा गया कमर्शियल है। बैंक के लिए, बिल्कुल कमर्शियल बैंक के लिए कहा जा रहा है, हमारे आपके लिए नहीं है। हमारे आपके लिए ध्यान रखिएगा, जनरल पब्लिक से कभी आरबीआई डील नहीं करती, हाँ ये तो बैंक के और गवर्नमेंट से ही डील करती है, ठीक है। नोट इशूइंग एजेंसी, नोट इशूइंग एजेंसी का मतलब है कि भारत में पैसा जारी करने वाला संस्था कौन सा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। आरबीआई। अब इसकी क्या सिस्टम्स हैं वो हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ लिया है, पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ लिया है क्या सब, कन्वर्टेबल होगा, फुल्ली कन्वर्टेबल होगा, नॉन कन्वर्टेबल होगा। तो इंडिया में क्या है, नॉन कन्वर्टेबल नॉन करेंसी है, और किस टाइप का करेंसी है, इट इज अ टाइप ऑफ फिएट मनी, फाइट मनी, लीगल बाइंडिंग है गवर्नमेंट की, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम। जो सारी चीजें हमने पिछले क्लास में कर लिया है। तो इंडिया में क्या है कि सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के रूप में आरबीआई काम करेगा, और इसकी क्या होगी, मोनोपोली होगी ऑफ इशूइंग नोट्स और पेपर करेंसी टू द पब्लिक। जनता के लिए इशूइंग करेंसी, पेपर करेंसी हो चाहे कॉइन्स हो, इन दोनों को जारी करने का मोनोपोली किसके पास होगा, आरबीआई के पास। आरबीआई के सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के रूप में काम करेगा, जिसके तहत यह क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा सप्लाई ऑफ करेंसी, कितना पैसा भेजना है, कितना पैसा नहीं भेजना है, उस पर भी ये मूल रूप से काम करेगा। इन इंडिया विद द एक्सेप्शन ऑफ 1 रुपी नोट्स, ये ध्यान रखिएगा, 1 रुपये के नोट को छोड़ के 2 रुपए से लेकर के जितने भी डिनोमिनेशन के करेंसीज निकलेंगे उन सबको आरबीआई ही प्रिंट करवाएगी। 1 रुपए के नोट को कौन प्रिंट करवाएगा, वित्त मंत्रालय, उस पे वित्त सचिव का, भारत के वित्त सचिव का सिग्नेचर होगा। और 2 रुपए से लेकर के, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम डिनोमिनेशन, हालांकि ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन अभी तक आरबीआई ने जिस मैक्सिमम डिनोमिनेशन के करेंसी को प्रिंट करवाया है वो 10,000 का नोट है। 10,000 का नोट, 10,000। तो ध्यान रखिएगा, 2 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक के करेंसी को कभी भी आरबीआई प्रिंट करवा सकती है। In India, with the exception of 1 rupee note, which are issued by the Ministry of Finance of the Government of India, the entire note issue is done by the RBI. ठीक। अब इसमें क्या था कि 1957 से पहले आरबीआई क्या करती थी कि मतलब कुछ रिजर्व्स रखवाती थी, जो था उसका मतलब उसका एक क्वांटिटी रखवा देती थी, कभी 40%, कभी 50%। 1957 से क्या कर दिया है इसने, मिनिमम रिजर्व सिस्टम को पहले प्रोपोर्शनल था भाई, ठीक। और 1957 के बाद मिनिमम रिजर्व सिस्टम 200 करोड़ के इक्विवेलेंट में सिक्योरिटीज रखवाएगी, 115 करोड़ के इक्विवेलेंट गोल्ड रखवाएगी, और 85 करोड़ के इक्विवेलेंट अदर फॉरेन या मतलब वैल्यूएबल एसेट्स को रखवाएगी। अब यहाँ पर बता रहा है, द रियल वैल्यू ऑफ करेंसी डिपेंड्स ऑन हाउ मच इट कैन बाय गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट हाउ मच गोल्ड और सिल्वर इज कीप्ट इन रिजर्व अगेंस्ट इट। अब ये पीगू का कंसेप्ट है कि बेसिकली कि करेंसी का रियल वैल्यू क्या होगा, कि वो कितना ज्यादा गुड्स और कमोडिटीज को परचेज कर पाता है, ये नहीं कि कितना ज्यादा बैकअप में आपने गोल्ड और सिल्वर रखा। ये प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल पे मिनिमम रिजर्व सिस्टम या मॉडर्न मॉनेटरी करेंसी प्रिंट ये मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम काउंट करता है। लिक्विडिटी का बात कर रहा है सर। हाँ, लिक्विडिटी का बात कर रहा है, क्योंकि वैल्यू करेंसी का कितना होगा, मानिए कि आपने 100% गोल्ड बैकअप में रख दिया, फिर भी आपका देश में युद्ध आ गया, चाहे कुछ हो गया, और आपकी करेंसी इन्फ्लेशन में चली गई, तो करेंसी का वैल्यू क्या रहा, कोई वैल्यू नहीं रहा। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि पीछे कितना आपने रखा। पीगू कहता है कि दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी करेंसी कितना ज्यादा गुड्स और सर्विसेज कमोडिटीज को मतलब परचेज कर पा रही है। इसमें एक चीज देखिए, बहुत सारे लोग आपको आपको कई सारी इस टाइप की चीजें मिलेंगी कि अब ये प्रिंटिंग करेंसी के मतलब वो कहाँ पर है, प्रिंट कहाँ पर होता है, तो नोट कहाँ पर प्रिंट होगा, देवास में प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद मतलब सिक्का, हाँ ना, सिक्का वाले जो है वो कहाँ पर होंगे। तो ये सब कॉमन चीजें हैं, ये चीजें हम इसमें कवर नहीं करेंगे, वो कॉमन चीज है, हर जगह मिल जाएगा। इसमें हम वो टॉपिक कवर करेंगे जो कहीं नहीं मिल रहा है।
अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द अल्टीमेटली द क्रेडिबिलिटी ऑफ द करेंसी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स upon to what extent it is possible to maintain the stability of the value of suitable monetary control. ये कह रहा है कि किसी भी देश की करेंसी का क्रेडिबिलिटी ये है कि वो किस एक्सटेंट तक अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, साथ ही साथ वो मॉनेटरी कंट्रोल को किस हिसाब से मेंटेन कर पाता है। इस पर नहीं डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा वो गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्टेबल है, चाहे कितना ज्यादा गोल्ड और सिल्वर बैकअप रखा गया है। यही प्रिंसिपल है मिनिमम रिजर्व सिस्टम को किसी भी देश में लगाने के लिए। ठीक। दूसरा है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट के रूप में, बैंकर टू द गवर्नमेंट के रूप में ये जो काम करता है उसमें ऐसा कहा जाता है कि आरबीआई क्या है, कि आरबीआई का काम क्या होगा, इट एक्ट्स एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। सरकार के बैंकर के रूप में ये कार्य करेगा। ऑल द बैलेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट आर कीप्ड विद द सेंट्रल बैंक। सरकार के जितने भी बैलेंस हैं ये किसके पास रखे जाएंगे, आरबीआई के पास रखे जाएंगे, सेंट्रल बैंक के पास रखे जाएंगे। ऑन दीज बैलेंसेस द सेंट्रल बैंक पेज नो इंटरेस्ट। और इन बैलेंसेस पे ऐसा नहीं है कि आरबीआई सरकार को इंटरेस्ट देगा, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। द सेंट्रल बैंक रिसीव्स एंड मेक्स ऑल पेमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सारे पेमेंट रिसीव करेगा और सारे पेमेंट करेगा सरकार के ही बिहाफ में। द सेंट्रल बैंक हैज टू मैनेज द पब्लिक डेप्ट। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक क्या करेगा, पब्लिक डेप्ट, जो जनता का कर्ज वाला पैसा है सरकार को गया है, उस पैसे को भी मैनेज करेगा। साथ ही क्या करेगा, अरेंज करेगा नए लोन्स को सरकार के बिहाफ से। जैसे सरकार कोई घोषणा करती है कि हम 10,000 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट बनाने में लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सारा काम कौन करेगा, इसको अरेंज कौन करेगा, आरबीआई अरेंज करेगा। और सेंट्रल बैंक क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा शॉर्ट टर्म लोन्स टू द गवर्नमेंट। अब इसमें पहले क्या था, तो मतलब आरबीआई से जनता सरकार वैसे ही पैसा ले लेती थी, लेकिन एफआरबीएम एक्ट जब से आया है 2003 के बाद से, वाजपेयी जी के समय पे, तो अब आरबीआई से सरकार जो पैसा लेती है उसका है वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस। वो मैं आपको फीस और पॉलिसी में पढ़ाऊंगा वो। अब ये क्या है, यूजुअली डन थ्रू द सेंट्रल बैंक डिस्काउंटिंग द गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स। और इसके लिए अब क्या कर दिया गया, ये पुराना कंसेप्ट है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, डिस्काउंट करता है गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स को, either directly or when presented by the other banks। या तो कोई दूसरा बैंक देगा या तो सरकार खुद लेकर के जाएगी। अतः सरकार क्या करेगा, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, नंबर ऑफ सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, सरकार को असंख्य प्रकारों के सर्विसेज देता है। सेंट्रल बैंक डिस्काउंटिंग द गवर्नमेंट ट्रेजरी क्या है, सही है, ट्रेजरी बिल्स। अब समझा देता हूँ ट्रेजरी बिल्स क्या है। इन फैक्ट द सेंट्रल बैंक इज फीजल एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। वित्तीय एजेंट है सेंट्रल बैंक सरकार का, एडवाइजर है, और रिलेटिंग द करेंसी एंड एक्सचेंज एज वेल एज फाइनेंस। साथ किससे एडवाइस देता है, करेंसी से रिलेटेड एडवाइस देगा, एक्सचेंज रेट से रिलेटेड एडवाइस देगा और फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइस। ट्रेजरी बिल्स क्या होगा, देखिए सरकार मान लीजिए कि मतलब आप ट्रेजरी कभी सरकार के मतलब डीएम ऑफिस गए हैं, वहां पर जैसे लैंड रेवेन्यू वगैरह, तो दरोगा बनिएगा तो जाना आना रहेगा ही, वो सारी चीजें समझ जाइएगा। सरकार क्या करता है कि ना बिल टाइप का बना के देता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था ना कि दुकानदार का एग्जांपल दिया था। हाँ। उसी प्रकार से सरकार जो मतलब अपने नाम पे सर्टिफिकेट्स इशू करती है उसको ट्रेजरी बिल्स कहा जाता है। अपने लिए ना सर? हाँ, अपने लिए जनता को देती है। इसका ड्यूरेशन होता है 90 डेज, 30 डेज, 180 डेज, 360 डेज, इस तरीके से ड्यूरेशन होता है। तो सरकार को जब जरूरत होगा तो पैसा ले लिया, उसके पास क्या बच गया, फिजिकल कागज बच गया गारंटी के रूप में, तो वो क्या करता है, वो आरबीआई के पास लेकर के जाएगा, तो वहां से वो कैश दे देगा। या नहीं तो चूंकि सरकार का है, किसी कॉमर्शियल बैंक के पास पड़ा है, वो बैंक उन ट्रेजरी बिल्स को लेकर के जाएगा आरबीआई के पास, तो वहां से कैश उसको मिल जाएगा। ये कंसेप्ट है इसका।